Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे रिकर्शन हमने करना है, तो उस केस में क्या होगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर है उसका सम निकालो, लेकिन क्या यूज करना है उसमें, विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन को यूज करके हमने सम को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में रिकर्शन अब क्या होता है। रिकर्शन का मतलब होता है कि जब फंक्शन अपने आप को कॉल करवाता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं रिकर्शन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। इस टेक्निक को बोला जाता है रिकर्सिव फंक्शन, कि जब फंक्शन अपने आप को दोबारा से, मतलब कि फंक्शन खुद को कॉल करवा रहा है। आगे तो यही होता है ना, फंक्शन हम बनाते हैं तो फंक्शन का नाम कुछ और रख देते हैं, फिर उसके बाद कॉल करवाते हैं, उसमें जाके हम कॉल करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वो क्या करना है कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करवाना है, उसको बोलते हैं रिकर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इंट सम एक फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, लेट सपोज एक वेरिएबल है ए। देन आफ्टर दैट इंट मेन में जाकर अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक दो तीन वेरिएबल ले लेते हैं, जो बी और एक सम वाला एस ले लिया, तो ये मेरा बन गया, दो वेरिएबल हो गए। देन प्रिंट एफ एंटर दी पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, हम बोल सकते हैं कि यू हैव टू एंटर द पॉजिटिव इंटीजर ओवर हियर, एंड देन स्कैनएफ, स्कैनएफ में जाकर परसेंटाइल डी कॉमा, अब यहाँ पर जो नंबर मतलब जो भी हमें चाहिए, जैसे बी है, बी का मेरे को नंबर हमने खुद एंटर करवाना है, बी को हमने एंटर करवाया। फिर उसके बाद सम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एस इज इक्वल्स टू, अब ऊपर मैंने कौन सा लिया हुआ, फंक्शन का नाम सम लिया हुआ, सम को बुला लो। सम के अंदर यहाँ पर आपके पास है इंट ए, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, नीचे बी, तो सम के अंदर मैंने बी लगा दिया कि बी की वैल्यू मैंने देनी है, तो वो बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ पर। देन प्रिंट एफ, फिर उसके बाद यहाँ मैंने करा कि सम इज इक्वल्स टू, सम निकालना है, तो किसका सम निकालना है, इसका, एस का। यहाँ पर एस का मेरे को सम चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट चाहिए। देन रिटर्न 0 तो लिखा ही हुआ है। अभी तक सिर्फ यहाँ सिर्फ मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करा है और कुछ नहीं करा। यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल करा, जो इसके अंदर मेरे पास वेरिएबल था उसकी हेल्प से कॉल करवा दिया। अभी मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं करा। जैसे ही मैंने फंक्शन को डिफाइन करना है, जैसे मैंने इंट लिया, सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इसके अंदर इंट ले लिया मैंने एन ए, ये फंक्शन का नाम है, इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन करना लगी हूँ। तो मैंने लिखा कि अगर आपके पास जो ये ए है नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, अगर ए नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, तो उस केस में यू विल रिटर्न एन, एन के साथ मैंने, अब यहाँ पर मैं वही ले रही हूँ फंक्शन का नाम, ये रिकर्शन है कि यू विल रिटर्न एन ए और ए प्लस वन, यू विल रिटर्न ए एंड ए प्लस वन, मीन्स की सॉरी ए माइनस वन, एक कम होता जाएगा, इसको कॉल करवा दो। अदरवाइज एल्स रिटर्न ए, फिर दोबारा से, मतलब अगर तो एन नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, फिर तो सम निकाल लेगा वो, ठीक है, सम निकाल के देगा। और अगर इन केस एन 0 आ जाता है, तो फिर वो डायरेक्ट ए को ही, सिर्फ ए की जो वैल्यू होगी उसको वो रिटर्न करके हमें दे देगा।
कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने कॉल करवाया पर वो नहीं लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं लगाया, तो वो आंसर कहाँ से दे देगा मेरे को। आर्गुमेंट तो एक ही है, आर्गुमेंट के आगे वो नहीं है यहाँ पर लगाया M%, तो वो मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएगा ना, क्योंकि स्कैनफ के केस में M% भी ज़रूरी है। अब वो पॉजिटिव नंबर मांग रहे हैं, लेट सपोज करो मैंने पॉजिटिव एंटर कर दिया 4, तो इसका मतलब है सम जितने भी नेचुरल नंबर हो गए उन सबका सम निकलेगा, 1 + 2 + 3 + 4, तो आंसर क्या आ गया 10। ये इस तरह से वो सम को फाइंड आउट करेगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, ये हमारा रिकर्शन है, इसको बोलते हैं रिकर्शन। तो फंक्शन ने रिकर्शन को कॉल करवाया है, मीन्स कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो इसमें हमने क्या करा, हमने एक सम लिया, सम क्या था हमारा, एक फंक्शन था, तो वो हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, उसमें ए जो भी बी वगैरह था उसको पास करवा दिया एज अ आर्गुमेंट। तो अब जो वैल्यू है इसकी ए की इनसाइड दिस सम, तो वो क्या होगी, दैट इज मीन्स कि इनिशियली वो क्या होगी, जैसे इनिशियली वो 4 होगी, तो नेक्स्ट फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसमें क्या कॉल होगा, ऑब्वियस है उसमें -1 लिखा हुआ ना, n-1, तो वो 4 - 1 को कॉल करेगा, यानी कि 3 को कॉल करेगा। फिर वो किसको कॉल करेगा, 2 को, फिर वो 1 को, क्योंकि n माइनस प्लस किस में हो रहा है, ए को, जो ए आया है यहाँ पर ही मैंने लिख दिया है कि जो आपके पास ए आया है, जैसे मेरे पास ए की वैल्यू है 4, तो 4 में वो प्लस करे किसको, 3 को, क्योंकि n-1 है ना, तो वो 3 को प्लस करेगा। इसी तरह से वो 2 को प्लस करेगा और फिर वो 1 को प्लस करेगा। तो इसको बोलते हैं रिकर्शन, कि जब फंक्शन अपने आप को कॉल करवाता है, so that is called the recursion. अब नेक्स्ट आफ्टर दिस, सो नेक्स्ट वन इज स्टोरेज क्लास। ये भी एक फंक्शन का पार्ट है, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में क्या हो गया कि यू हैव टू लर्न अबाउट द स्कोप, लाइफ टाइम ऑफ द लोकल एज वेल एज द ग्लोबल वेरिएबल, जिस जब हम लर्न करते हैं तो वो बनता है, ये पानी के बिना नहीं पीते। सो जितने भी वेरिएबल्स हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज तो होती है, वन इज टाइप, जो डाटा टाइप मैंने करवाई है, दूसरी होती है स्टोरेज। दो प्रॉपर्टी होगी, वन इज टाइप, अनदर वन इज स्टोरेज क्लास। टाइप हम पता है किसको बोलते हैं, जैसे कोई डाटा टाइप है वेरिएबल्स की, उसको टाइप बोला जाता है। स्टोरेज क्लास क्या होती है, वो होती है स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम, किसी वेरिएबल का बताना, उसको बोला जाता है विजिबिलिटी। तो टोटल 4 टाइप की स्टोरेज क्लास रहेगी हमारे पास, जैसे ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर, ये सब क्या है, दैट इज द टाइप। चलिए, सो अगर मैं बात करूं स्टोरेज क्लास की, तो स्टोरेज क्लास क्या होती है, मेनली 4 टाइप की हमारे पास स्टोरेज क्लास है। 4 टाइप हम किसको बोल सकते हैं, वन इज ऑटोमेटिक, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल, थर्ड वन इज स्टैटिक एंड फोर्थ वन इज रजिस्टर। ठीक है, टोटल 4 टाइप की क्लासेस हैं, दैट इज योर स्टोरेज क्लास। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, जैसे कई ये तो स्टोरेज क्लास की बात होगी। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में हमारे पास ऐसे ही होते हैं, जैसे कोई ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हो गया, या हम ये बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल्स हो गए। लोकल वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जैसे डाटा टाइप है वैसे ही लोकल वेरिएबल्स में ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इस केस में क्या रहता है, जैसे अगर बात करें कि जो वेरिएबल इनसाइड दैट ब्लॉक जिसको हम रखते हैं वो होते हैं ऑटोमेटिक, या वो होते हैं लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द ब्लॉक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंट मेन है, इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट वॉइड मतलब नल आर्गुमेंट पास करवा दूं,
तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर लूप लगाने लगी हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इज इक्वल्स लेस देन 5 and then I plus plus. After this now you have to print f C program, कुछ भी यहाँ पे लिख लो, ये होगी हमारी for loop। उसके बाद अब यहाँ पर ये देखो मैंने for loop लिख दी कहाँ पे, int main के अंदर। अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, int main के बाहर जाकर यहाँ पर अगर मैं करवाऊंगी ना प्रिंट एफ, कि प्रिंट एफ करवाओ जी परसेंटाइल डी कोमा आई, की आई को प्रिंट करवाओ यहाँ पर बाहर आकर, तो वो ना मुझे एरर दे देगा। वाई? बिकॉज आपने मैम लोग के इसके एक प्रोग्राम के मतलब एक फंक्शन के अंदर, ये इंट मेन भी एक फंक्शन ही होता है जो हम बाय हर एक प्रोग्राम में रखते हैं, तो फंक्शन के अंदर आपने आई को डिक्लेयर करा है, तो आप उसको उस आई को फंक्शन के बाहर आके बुला रहे हो, यानी कि वहां पर अनडिक्लेयर हो गया ना कि आई इज नॉट डिक्लेयर। आप रन करके चेक कर सकते हो एरर, तो वो क्या बोल रहा है, आई इज नॉट डिक्लेयर, जबकि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है। फिर आई इज नॉट डिक्लेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको फंक्शन के बाहर ला के रख दिया। इसीलिए हम इसको हमेशा फंक्शन इंट मेन के अंदर जब रखते हैं तो वो उसके अंदर ही हमने बुलाना होता है। अगर आप उसको बाहर जाके बुलाओगे तो वो आपको एरर दे देगा, है ना, इस तरह से वो एरर दे देगा। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं इसकी ग्लोबल वेरिएबल की, जिसको हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। एक फंक्शन लेंगे void display, देन फंक्शन के बाद मैंने क्या करा, int n इज इक्वल्स टू 9 ले लिया, तो मैंने यहाँ पर इसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये सभी के ऊपर है, सभी का ही मार आ जाएगी। जब सभी का मार आ जाएगा पूरा ग्लोबली, तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। और इसके अंदर बाकी का प्रोग्राम मैं करने वाली हूँ इंट मेन के अंदर। इंट मेन लिया, इंट मेन के अंदर लाइक प्लस प्लस एन आ गया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले मतलब यही प्रोग्राम का फंक्शन का नाम आ गया, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर रिटर्न 0 हो गया, मीन्स इंट एन प्लस प्लस एन मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। फंक्शन मैंने डिक्लेयर करा है ये वाला, बट यहाँ पर फंक्शन को अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करा और यहाँ पर फंक्शन को मैंने कॉल करा है। नाउ इट्स टाइम टू डिक्लेयर द फंक्शन। void display फंक्शन को यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, डिफाइन करना है। प्लस प्लस एन मीन्स इंक्रीमेंट जो मैंने करा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ, जहाँ पर मुझे एन की वैल्यू आएगी एन, एन की वैल्यू प्लस प्लस एन होकर फिर यहाँ पर मुझे डिक्लेयर होगी। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 11, कहाँ 9 से शुरू हुई थी, 9 के बाद यहाँ पे आते आते 11 हो गया। इट विल गिव यू द 11, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है, तो वेरिएबल जो है वो फाइल 2 में डिफरेंट हो जाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस एक्सटर्नल को यूज करेगा वो फाइल 2 से एज एन एक्सटर्नल वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज डिक्लेयर इन द अनदर फाइल। इस केस में क्या करा मैंने कि सबसे पहले तो एक फंक्शन लिया यहाँ पर, इसको तो बोलते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करवाना। यहाँ पर जैसे ही मेरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, फिर मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया जिसमें n की वैल्यू ले ली 9। फिर उसके बाद इंट मेन लिया, इंट मेन में मैंने n को बोल दिया कि आप इंक्रीज हो जाओ, इंक्रीमेंट लगा दिया ना यहाँ पे, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले 9 थी तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जाकर कितनी होगी, 10 होगी, 10 हो गई। फिर दोबारा से इंक्रीज होने के बाद मैंने क्या करा, फिर बुलाया डिस्प्ले वाला फंक्शन, यानी कि यहाँ पर उसकी वैल्यू 10 हो चुकी है,
यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 हो चुकी है, लेकिन फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा। डिस्प्ले फंक्शन ने मुझे यही बोला कि वैल्यू को एक बढ़ा दो, एक नंबर वैल्यू बढ़ा दो। प्लस प्लस एन लगाया और तो मैंने कुछ करा नहीं, इसमें भी मैंने दोबारा से इंक्रीमेंट लगा दिया। तो इस वजह से जो मेरा n है वो यहाँ पे आता आता n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, और वो जैसे हम रन करेंगे तो वो n की वैल्यू हमें 11 दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कॉल करवाया। इसमें और कुछ नहीं समझना, बाकी तो सारा सेम है, इंट मेन भी सेम है, वो बाकी सब सेम लिया है। बस ये बताने की मैंने कोशिश करी है कि मैंने वेरिएबल इंट मेन के अंदर नहीं लिया, मैंने वेरिएबल इंट मेन के बाहर जाके पहले ऊपर ही ले लिया। जब हम वेरिएबल्स को सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं, उन वेरिएबल्स को बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल्स इंट मेन के अंदर रहते हैं उन वेरिएबल्स को बोला जाता है लोकल वेरिएबल। ये डिफरेंस रहता है ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का। आफ्टर दैट रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा कीवर्ड होता है जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब जैसे हमने वेरिएबल्स लिखा, उसको नाम को डिक्लेयर करना है तो वहाँ पर हम रजिस्टर लगा देते हैं। कहीं स्टैटिक यूज़ करते हैं वेरिएबल, जैसे जहाँ कहीं पे भी आपने वेरिएबल्स जितने भी डिक्लेयर करे हैं उनके आगे अगर आप स्टैटिक लगा दोगे, स्टैटिक कीवर्ड से भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो एंड तक वो सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, तो वो स्टैटिक बन जाते हैं। हाँ, और बाकी तो बाकी स्टैटिक का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। void डिस्प्ले जैसे एक फंक्शन है, ये सेम सेम एग्जांपल है। void लिया, void के साथ डिस्प्ले ले लिया। void डिस्प्ले के बाद मैंने इंट मेन के अंदर गई, इंट मेन के अंदर जाकर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करा। डिस्प्ले को मैंने 2 बार कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन जो है मैंने इस यहाँ पर 2 बार कॉल कर दिया इंट मेन के अंदर जाके। आफ्टर कॉलिंग दिस देन void डिस्प्ले, मतलब यहाँ पर फंक्शन दोबारा से बनेगा और इसके अंदर स्टैटिक इंट c इज इक्वल्स टू 9, यानी कि ये मैंने क्या करा, वेरिएबल लिया c की वैल्यू कितनी दे दी 9, लेकिन उसके आगे मैंने क्या लगा दिया स्टैटिक। मतलब हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैंने उसको बोला c प्लस इज इक्वल्स टू 2 कि c में 2 ऐड करना है मुझे, और फिर प्रिंट एफ क्या निकालना मुझे इसका आंसर, परसेंटाइल d और ये c। यू विल, अब यहाँ पे ना डिस्प्ले मैंने 2 बार यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दीजिए ताकि पता चल जाए कि वैल्यू अलग अलग है। ये देखो, पहली बार वैल्यू कितनी आई डिस्प्ले करवाने पे 11 आई, फिर 11 मतलब 9 था, 9 की वैल्यू कितनी होगी 2 ऐड हो गया उसमें तो 10 11 बन गई। फिर उसके बाद 11 के बाद दोबारा से जब मैंने कॉल करवाया तो स्टैटिक है, तो वो दोबारा से उसको वैल्यू को 10 नहीं, वो 9 नहीं उठाएगा, वो 11 वैल्यू उठाएगा। यहाँ पर यहाँ वाले केस में उसने 11 वैल्यू उठाई है, तो इसका मतलब c इसके लिए 11 हो गया बिकॉज ऑफ स्टैटिक, फिक्स हो गया। अगर आप यहाँ पे स्टैटिक ना लगाते तो दोनों में सेम ही आती वैल्यू। चेक कर लेते हैं, ये देखो दोनों की वैल्यू कितनी है सेम है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। मैंने स्टैटिक लगा दिया तो वैल्यू उसने, अगर पहले की वैल्यू 11 बन गई तो उसने वैल्यू 11 को ही उठाना है। ये देखो 11 को उठाना, फिर उसके बाद 2 इसमें ऐड करके उसने 13 कर देने। इस टाइप से हम जब फंक्शंस को कॉल करवाते हैं तो c को इनिशियलाइज करवाया जाता है और वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाती है, फिर वैल्यू c की जो है वो इंक्रीमेंट होकर और उस तरह से हम इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। रजिस्टर इज नथिंग, इट जस्ट लाइक अ कीवर्ड, लगाना लगाओ, नहीं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस स्टैटिक तक मतलब टोटल 4 थे, 3 मैंने अच्छी तरह से प्रोग्राम की हेल्प से आपको समझा दिए। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट एरे। एरे मीन्स कि जहाँ जिसको हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है एरे।
हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेन तो फंक्शन ये है कि डिक्लेयरिंग, हाउ विल यू डिक्लेयर द एरे। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले तो डाटा टाइप। डाटा टाइप के साथ फिर एरे का नाम, जो भी आपका एरे का नाम होगा वो लगा दो, और फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका साइज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही इसका साइज आ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एरे। फॉर एग्जांपल फ्लोट हमारा डाटा टाइप है, मार्क्स हमारा एरे का नाम है, मार्क्स कितने डालने हैं 9, तो वो 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट्स में जो साइज होता है इसका ये बन गया 9, और टाइप मीनिंग जो है वो होल्ड करता है 9 फ्लोटिंग पॉइंट्स को। तो और साइज और टाइप ऑफ एरे को हम ऐसे डिक्लेयर करवाते हैं इस फंक्शन में। तो ये हुआ हमारा एरे। अब इसको एक्सेस कैसे करवाना होता है, एक्सेस करवाने के लिए ये देखो, अब मुझे एक मार्क्स को एक्सेस करवाना है। तो हमें पता है कि जब आप डिक्लेयर करोगे एरे को तो मार्क्स 0 1 2 3 4 ऐसे आएगा। मीन्स कि हर एक डब्बे में एक एक नंबर ही आएगा, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मतलब इस एक एक एलिमेंट एक एक डब्बे में जाता जाएगा जितने भी आप एरे का साइज लिखोगे। यहाँ पे मैंने 4 5 तक करा एरे का साइज, तो वो 0 से स्टार्ट हुआ और देन वो 4 तक चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एरे हैव अ 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1। 1 को फर्स्ट इंडेक्स कभी मत मानना, हमेशा 0 ही फर्स्ट इंडेक्स होता है। देन फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क 0, ये जो मार्क 0 है ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पे। आपका जो साइज होगा एरे का वो एन साइज, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं होता कि आपके पास कोई फिक्स है कि साइज आपने 4 ही लेना है। नंबर ऑफ एन तक भी आप यहाँ वहाँ पे एन भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो एन नीचे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि साइज कितना आपको चाहिए। ठीक है, आपको जितने एलिमेंट्स चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो। और लास्ट एलिमेंट जो होता है इंडेक्स का वो हमेशा n-1 में ही काउंट होता है, तभी 4 आ रहा है, नहीं तो n तो 5 है, n की वैल्यू तो 5 है। और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, n-1 बिकॉज ऑफ 0 के कारण। तो अब हमने क्या करना है, जैसे मुझे इनिशियलाइज करवाना हो एरे, इनिशियलाइज हम कैसे करवाते हैं, इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दो जितने भी डालना चाहते हो आप। और मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एलिमेंट का साइज 4 लेते हैं, बहुत है, ज़्यादा नहीं लेने। मार्क्स 65, तो 4 लिए हैं तो 4 ही आएंगे। ये 4 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ऐसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। और जब यहाँ पर एलिमेंट लिखने हैं तो कर्ली ब्रैकेट आएगी इस टाइप से। इस टाइप से हम एलिमेंट्स को डिक्लेयर करवाते हैं। नाउ हाउ विल यू चेंज, ये तो डिक्लेयर करवाने की इनिशियलाइज की बात हुई, ये डिक्लेयर तो हमने ऐसे भी करवा दिया, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया। और फिर मैं बोलूँ कि हाउ विल यू चेंज द वैल्यू ऑफ द एरे। चेंज कैसे करवाओगे, चेंज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इंट कुछ भी आपने दिया है, इंट मार्क्स 6 इसमें एलिमेंट्स को हम स्टोर करवा देंगे। एलिमेंट स्टोर हो गए यहाँ पे। आफ्टर दैट मार्क द वैल्यू ऑफ द थर्ड एलिमेंट, मतलब मैं अगर बोल दूँ कि यू हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ थर्ड एलिमेंट टू -1। थर्ड एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, 5, 0 1 2 थर्ड, ये है थर्ड एलिमेंट। तो इसको या तो ये वाला, अगर वैसे तो ये बनता है थर्ड एलिमेंट, एलिमेंट नंबर थर्ड ये है, इसका इंडेक्स चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मार्क 2, देन मार्क 2 की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, -2।
मार्क्स अगर हम 2 नंबर एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो 2 की वैल्यू मैंने ये लिख दी -2, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू 5th एलिमेंट की चेंज करवाना चाहते हो तो 5th एलिमेंट की भी चेंज हो जाएगी। ये 3rd एलिमेंट की चेंज हुई है ना ऊपर, अब 5th की चेंज करनी है। 5th की चेंज करनी है तो ऑब्वियस है 4 ही लिखना पड़ेगा, तो 4 इसमें ऐसे आ जाएगा। तो हम ऐसे वैल्यूज को चेंज करके मतलब डिस्प्ले करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ वगैरह लिखेंगे तो वैल्यू का आंसर आ जाएगा हमारे पास। कि आपने कुछ भी अगर आपने इनपुट के फॉर्म में लेना चाहते हो उस केस को, तो वहां पर आ जाएगा स्कैन एफ %d, %m मार्क। कि अगर आप किसकी वैल्यू को 2 नंबर वाली वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो 2 नंबर लिख दो यहाँ पे। आफ्टर दैट ओके, देन स्कैन एफ, मतलब हम 2 मेथड बता रही हूँ, एक तो वैल्यू हम इस टाइप से असाइन कर सकते हैं, दूसरा स्कैन एफ की हेल्प से भी हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी लगा दो आई, जैसे i-1 लिख दो, कोई भी वैल्यू अगर आप मतलब कि आपने एज एन आई एलिमेंट का कोई भी वैल्यूज वगैरह चेंज करनी है तो ये इंडेक्स को -1 लिखोगे तो वो वाली वैल्यू वहां पर आप असाइन कर दोगे। अगर आपने 3rd की चेंज करनी है तो 2 लिखना पड़ेगा, अगर 2 की चेंज करनी है तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 की चेंज करनी है तो 0 लिखना पड़ेगा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं हमेशा एरे की एरे में, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये तरीका होता है वैल्यू को असाइन करवाने का। कम टू द एग्जाम्पल, अब मतलब ये तो सिंपल एग्जाम्पल बताइए, अभी एग्जाम्पल मेन वाली जो मैं शुरू करवाने लगी हूँ। प्रोग्राम यू हैव टू टेक द 5 वैल्यू फ्रॉम यूजर, कि यूजर से कोई भी 5 वैल्यू ले लो और फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ एरे स्टोर करवा दो, फिर प्रिंट करवाओ वैल्यू एलिमेंट्स को स्टोर इन दैट एरे, उसको प्रिंट भी करवाना है। यानी कि सबसे पहले तो प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि यू हैव टू टेक द 5 वैल्यू फ्रॉम द यूजर, फिर उसको स्टोर करवा दो एरे में। कैसे अब ये बनेगा, इंट मेन इंट वैल्यू, यहाँ पर मैंने ले लिया इंट, देन एरे का नाम रखा वैल्यू, देन 5, उसमें स्टोर करवा दी 5 एलिमेंट। प्रिंट एफ कि यूजर यहाँ पर एंटर करवाएगा नंबर हेयर, यहाँ पर यूजर नंबर एंटर करवा देगा, देन स्कैन एफ की हेल्प से करवाएगा स्कैन एफ। पर स्कैन एफ एरे की फॉर्म में जब हमने एरे का काम करना है ना, 5 वैल्यूज एंटर करवानी है, तो वो बिना फॉर लूप के नहीं काम करेगा। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, after this then scanf और वही वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे, तो इसके साथ जो भी उसका साइज है वो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आई के अकॉर्डिंग चलेगा ना, क्योंकि आई के अंदर फॉर लूप लगाई है, फॉर लूप के अकॉर्डिंग वो पहले एक वैल्यू उठाएगा फिर आपसे दूसरी वैल्यू उठाएगा। मतलब प्रिंट एरे के फॉर्म में हमेशा जब भी आपने एरे करना है तो एरे में आपको वैल्यू इस टाइप से लेनी पड़ती है। आफ्टर दिस नाउ यू हैव टू डिस्प्ले इंटीजर, उसको डिस्प्ले करवाना है। मीन्स कि प्रिंट एफ में जाकर
तो ऑब्वियस है जैसे स्कैन एफ में हमने करा कि और उठाया वैल्यू, वैसे ही प्रिंट एफ में भी यही चीज़ होगी। देन मतलब यहाँ पर भी हमें जब डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ में भी हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर लूप तो लगानी लगानी है। ये वाली सेम ऐसे फॉर लूप ये वाली लगेगी ही लगेगी। और ये यहाँ पर तो प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ में तो सिंपली कॉलन ही आएगा, क्योंकि फॉर लूप के बाद कॉलन नहीं आता ना, वहाँ पे तो वैल्यू वो आगे हमसे स्टेटमेंट मांगता है। यहाँ पे परसेंटाइल एस नहीं आना, डी आना है। एस हम लगाते हैं करेक्टर के केस में। अब वो मेरे से यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो मैंने नंबर उसको दे दिया 5। दूसरा भी एंटर करना पड़ेगा, तीसरा भी एंटर करना पड़ेगा, चौथा भी, और फिर जाकर वो हमें डिस्प्ले करके देगा 90। कुछ नहीं मैंने समझाया है इसमें, सिर्फ ये बताया है कि हम यूज़ करते हैं ना प्रिंट एफ स्कैन एफ। प्रिंट एफ किस लिए होता है, डिस्प्ले करवाने के लिए। स्कैन एफ किसके लिए होता है, कि हम खुद नंबर एंटर कर पाए। तो ये वही है, इसमें भी हमने प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज़ करा। प्रिंट एफ से हमारा एरे जो है वो सारे डिस्प्ले हो गए। स्कैन एफ का मतलब है एरे वो हमसे पूछ रहा है कि ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। तो ये स्कैन एफ हो गया, देन प्रिंट एफ हो गया। तो ये चीज़ें हमने इस तरह से हमने नंबर को इसमें एंटर करवाना है, ठीक है। आफ्टर दैट एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि जब हमने एरे में नंबर ऐड करवाने हैं ऐसे, तो एक के बाद दूसरा तीसरा, तो वो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ही चलेगा, फॉर लूप के बिना नहीं आएगा। फॉर लूप लगाओ, नंबर एंटर करवाओ। ये हो गया हमारा फॉर लूप, और ये हमारी होगी एरे को डिस्प्ले करवाने का तरीका। समझ आया थोड़ा बहुत कि एरे को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, सिर्फ ये समझाया मैंने और कुछ नहीं करवाया। अब यहाँ पर मुझे एरे में क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, उसको फाइंड आउट। कोई 5 एलिमेंट एंटर करवा लो, आई एन सम इज इक्वल्स टू विद इनिशियलाइज विद 0 कर दो। देन आफ्टर दैट डबल को बोलो कि एवरेज फाइंड आउट करके दे। डबल डाटा टाइप लगाया मैंने एवरेज। क्या कर रहा है, स्कैन एफ में जाकर, मतलब प्रिंट एफ में तो चलो हमने वैल्यू एंटर करवानी है, स्कैन एफ में जाकर हमने परसेंटाइल डी कॉमा एन कर दिया। एन मतलब सिंपल एक नंबर एंटर करवाने के लिए, क्योंकि एवरेज अभी अभी एक नंबर एरे नहीं एंटर करवा रही, मैं जस्ट एक नंबर एंटर करवा रही हूँ। फिर उसके बाद अब पूरे सारे मेरे को पूरा मार्क्स चाहिए, ये वाला मार्क्स चाहिए सारे जितने भी हैं लेस देन 5 तक, जो भी एन एन तक, एन मतलब कि यहाँ पर जितने बोलेंगे मार्क्स उतने एंटर होंगे। अगर एन लिखते हैं हम तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर लूप I is equals to 0, I is less than is equals to n, और then I प्लस प्लस, इतने एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द n उतने एलिमेंट्स वहाँ पे एंटर हो जाएं। आफ्टर दैट आफ्टर द फॉर लूप you have to print f I प्लस 1, मतलब कि यहाँ पर प्रिंट होगा कि कोई भी आपने नंबर एंटर करवाना है ए आई, उसमें क्या हो, प्लस होता जाए 1 ऑटोमेटिकली। देन स्कैन एफ सम प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स आई। देन हमने इसमें क्या करना है, मतलब ऐड करना है एंटर बाय द यूज़र, तो हमने उसका सम निकाल कर इसमें ऐड कर देना, मतलब उसका जो सम जो यूज़र ऐड करी जाना इंटीजर, जिस जो एंटर करेंगे यूज़र एंटर करेगा वो सारे इंटीजर ऐड हो जाएंगे, उसका सम निकल जाएगा। फिर हमने उसको सम को निकालने के बाद उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज कैसे फाइंड आउट होगी, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे डबल में, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर लगाएंगे डबल का और इसके अंदर सम को डिवाइड बाय एन कर देंगे, मतलब फॉर्मूला लगा दूंगी मैं। डबल डबल आगे तभी लगाया कि वो कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ टाइप एक्सप्लिसिटी कन्वर्टर बोलते हैं इसको। टाइप एक्सप्लिसिटी कन्वर्टर के साथ कन्वर्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे निकालनी है एवरेज परसेंटाइल टू एल एफ। पहला नंबर एंटर करवाओ, पहले तो उसने ऊपर जो स्कैन एफ लिखा था एन, उसने पहले तो ये मांगा और मैंने उसको 5 ही दे दिया, तो उसने बोला नंबर 1 एंटर करवाओ। 2 एंटर करवा दिया, नंबर 2 एंटर करवाओ, 5 एंटर करवा दिया, 6 एंटर करवा दिया, 7 एंटर करवा दिया, 87 एंटर करवा दिया। तो उसने एग्जिट करके हमें इन सब का टोटल दिया पहले,
जो भी आपने एंटर करवाया 87 तक 5 नंबर एंटर हुए, देन उसका टोटल निकाला है, सम निकाला है, टोटल निकाला है, फिर उसके बाद इसका टोटल निकालने के बाद इसकी एवरेज निकाल दी 34.4। इस टाइप से हम एरे की एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। एवरेज का वेरिएबल डाटा टाइप क्या है, डबल है, तो हमें इन सम को और एन को भी डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इसीलिए लिखा है कि आई वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू डबल। तो आगे डबल लगा दो एज अ कंस्ट्रक्टर, तो वो कन्वर्ट कर देता है, जो भी आपके पास डाटा टाइप होते हैं वो डबल में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम ऐसे आगे को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे एरे सिंगल डायमेंशन। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये एरे का नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बाय बाय एवरीवन।